नमस्कार बच्चों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहंडी, पड़लकेरे तालुका, चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आप सबको कक्षा में स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। विषय है हिंदी वगैरह 10वीं कक्षा का कक्षा की कविता अभिनव मनुष्य। इस कविता को मैं आज पढ़ाना चाहती हूँ। तो उसमें पहले हम इस कविता के बारे में और कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं इधर इस अभिनव मनुष्य, अभिनव यानी बच्चा पसंद, आधुनिक युगದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಮಾನವ, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರ ಕವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानने से पहले हम इस कविता की सीख ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. उसमें सीख ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಕಲಿಕೆ? अभिनव मनुष्य कविता की सीख। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। क्या करते हैं इस कविता के द्वारा ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ನಾನು ಕಾರಕ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ स्नेह भावना और मानवीयता। हम जो मानव है हमें क्या है? मानवीयता कूट कूट कर भरी हुई है। मानवीयता है और मानवीयता के साथ साथ स्नेह भाव भी है। वैसे ही भाईचारा, सहोदर, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹೋದರರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಯುವಂತೆ. आदि का महत्व स्नेह, मानवीयता, भाईचारा, ये 3 शब्द आप याद रखते हैं तो पूरी कविता उसी के ऊपर निर्भर है। हमें याद रखना होगा कौन कौन से शब्द या विषय? स्नेह भावना, मानवीयता और भाईचारा। समाज में रहते हुए हमें क्या करना पड़ता है? मिलजुल कर रहना पड़ता है। हमारी भारतीय परंपरा अलग अलग संस्कृति संप्रदाय ये होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? आप सबको मालूम है, जो भी हो उसे हम मिटाते हैं और हम सब मिलकर एक होकर रह जाते हैं। इसीलिए इस कविता के द्वारा बच्चे भी क्या सीखते हैं? स्नेह भाव, भाईचारा और मानवीयता का ही प्रदर्शन करना है। मानव का मुख्य अर्थ क्या है? मानव क्यों कहलाता है? मानव को यानी एक जीव है मानव भी, तो उसे मानव ही क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्य अनेक प्राणी पक्षी जीवियों से ज्यादा मानवीयता मनुष्य में ज्यादा भरी हुई है। इसीलिए वह सोच समझकर व्यवहार करता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मानवीयता के कारण ही मनुष्य मानव कहते हैं। तो इसीलिए हम स्नेह भावना भी रखना जरूरी है। बीच बीच में झगड़ा कितना भी क्यों न हो, बाद में हम क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन अभी का जो समय ऐसा नहीं दिख रहा है हमें। एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर एक होने की भावना कम हुई है। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करना है? आपस में बांधव्य या बंधुत्व, नाता, रिश्ता जोड़ना है, स्नेह भाव रखना है, भाईचारे को उपयोग करना है। ये सभी कहने की कविता कौन सी है?
अभिनव मनुष्य। ये अभिनव नया मनुष्य मानव मनुष्य क्या करते जा रहा है उसके बारे में देखते जाने से पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना है कि नहीं, है ना बच्चों। तो कवि मुझे तो बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय कवि है, इनकी रचनाएं साहित्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको भी ये पद्य पढ़ने के बाद या कविता सुनने के बाद इसका भावार्थ आशय सीख जानने के बाद आप भी इसे चाहने लगेंगे, क्योंकि ऐसे एक अनोखे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो उनका परिचय प्राप्त करेंगे। रामधारी कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ देखते जाएंगे। ईस्वी सन 1908 ಅಂದರೆ 1908 1908 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। 1908 1908 को रामधारी सिंह जी का जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ, तो देखते जाएंगे। स्थल, जन्म स्थल कौन सा है? बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में। बिहार प्रांतದ मुंगेर ಅನ್ನೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ जन्म आयतु। ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। इनका जन्म कब हुआ? 1908 को। तो कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। तो सेवा यहाँ इन्होंने कहाँ सेवा की, साहित्य की सेवा और अपनी कार्य सेवा कहाँ पर की, तो देखते जाएंगे। पहले रेडियो विभाग में काम करते थे। रेडियो विभाग में आपने देखा होगा, सुना होगा आकाशवाणी। आकाशवाणी का अर्थ क्या है? हमें वहां पर ये श्रव्य माध्यम है कि नहीं? आकाशवाणी कौन सा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। सिर्फ श्रवण कान से ही सुन सकते हैं, नहीं देख सकते। ये क्या करते थे? आकाशवाणी में रेडियो विभाग में ये काम करते थे पहले। उसके बाद में सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में काम करते थे। गवर्नमेंट कॉलेज में प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। आप 4 प्रश्नों का, एक वाक्य के 4 प्रश्न यानी सीखा। कैसे? इनका जन्म कब हुआ मैं पूछती हूँ तो आप कह देंगे 1908 को। तो जन्म स्थल कौन सा है मैं प्रश्न पूछती हूँ तो आप कह देंगे बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ। तो इनकी सेवा कहाँ पर की मैं प्रश्न पूछती हूँ तो आप कह देंगे पहले क्या करते थे? रेडियो विभाग में काम करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। आगे जाकर और क्या किया उन्होंने देखते जाएंगे। भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्ति। देखिए भारत सरकार में क्या किया? हिंदी सलाहकार, हिंदी की भाषा का सलाहकार के रूप में ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಮಾಡಿದರು। इसलिए भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त हुए। और उनका देहांत, इस कवि का देहांत कब हुआ देखेंगे। 1974 में इनका निधन या देहांत हुआ। ईस्वी देखिए 1974 में क्या हुआ? इनका निधन हुआ। तो आप इसे उल्टा मत कीजिए, ध्यान से कोई नहीं सुनते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। 1974 में जन्म हुआ, 1908 को मृत्यु हुई, ऐसा मत कहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1908 को जन्म और देहांत यहाँ हुआ। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखते जाएंगे। उसमें ओंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपचा, कुरुक्षेत्र, बाबू, रश्मिरथी आदि। क्या है इधर देखिए, प्रमुख से
पुरस्कृत प्रमुख रचनाओं को दिया गया है और अन्य अनेक रचनाएं हैं। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधिनी, धूपचाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि इनकी कविताएं या कृतियां प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये पुरस्कृत हैं। तो इनके जन्म के बारे में और साहित्य की विशेषता क्या है, ये रचनाएं हो गई, तो उसमें साहित्य की विशेषता क्या है, सरल रूप में हम कह सकते हैं तो देखते जाएंगे। इधर मैंने लिखा है ना, क्या है, कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। कैसी बात है, देखो हम कुछ कहते जाते हैं तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि नींद में खो जाते हैं। थोड़ा उसे मिर्च नमक लगाकर आकर्षित भाषा में हम कह देते हैं तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं। मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि आप चुप बैठ जाओ, आप खुद चुप हो जाते हैं। क्यों? हमारी भाषा में यानी हमारी बोली में जो शक्ति होती है उसमें कुछ और भी आकर्षित करने की क्षमता डालकर हम बात करते हैं तो आप खुद चुप हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मैं जो पढ़ाने आती हूँ या मैं कुछ कहने आती हूँ तो आप नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? आपको वो प्रिय नहीं लगता है या आप उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपका ध्यान खींचना है तो हमारी भाषा उतनी आकर्षणीय होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, हमारे ओर ध्यान आकर्षित करते हैं या ध्यान देते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए इनकी भाषा कैसी थी। ये साहित्य लिखते हैं तो उनकी भाषा कवि की हर रचना में ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸುವಂತ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಿದ್ವಂತೆ ಆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಉತ್ಸಾಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀರಸ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ, ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ उत्पत्ति आता है तो क्रियाशील बन जाते हैं हम। इसीलिए और उत्साहित भी करने की पूर्ण शक्ति इनकी रचना में थी। ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಗೃತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಯಾರು? ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್. तो उनकी भाषा शैली कैसी थी? ವಿಷಯ ಈ ತರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಬರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬರೆಯುವ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ में. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, सजीव और विषय के अनुकूल, विषयानुकूल. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸಜೀವ್. ಸಜೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀರಸವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರ ಭಾಷೆ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ತುಂಬಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ हमारे आंखों के सामने वो चित्रण आ जाता था. ಈಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. इसीलिए कहते हैं सजीव भाषा. भाषा में भी जीव होता है. हम ऐसे ही बकते जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ आकर्षणीयता को या भाषा को अलग अलग शब्द उपयोग करते आपको आकर्षित करते, हम बात करते हैं तो आप खुद इसमें आकर्षित हो जाते हैं. उसे क्या कहते हैं? उसे आकर्षणीय सजीव भाषा कहते हैं. और विषय के अनुकूल है. हम जो विषय कहने जाते हैं लेकिन जाते जाते क्या क्या बोल देते हैं पता नहीं, यानी उस विषय से संबंधित
नहीं होता है वह विषय। ये एक विषय के बारे में हम आपको बता रहे हैं तो उस विषय का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अन्य अलग घटनाओं को सुनाते चले जाते हैं। ऐसा इधर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, सजीव और विषयानुकूल जो विषय है उसके बारे में विस्तार रूप से उसे लिखते जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ऐसा समझती हूँ। ये अभिनव मनुष्य कविता किस अध्याय से इसे लिया गया है, कौन सी कृति से लिया गया है, रचना से लिया गया है, आप देखते जाते हैं तो पद्य भाग को कुरुक्षेत्र मैंने लिखा है इधर, आपने देखा होगा प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र भी एक है। उसमें हम इस कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ से लिया गया है, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು। ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಷಯವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು। ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓದಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಣ ಒಂದೇ ಸಲ ನೋಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು। ಈಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इन्होंने रेडियो विभाग में भी सेवा की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में यानी सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रेणुका, रसवंती और अन्य अनेक रचनाएं हैं। इसमें 2 या 3 4 याद रख रहे हैं तो बस। उसके बाद साहित्य की विशेषता क्या है, मैं प्रश्न पूछती हूँ तो आप कह सकते हैं कवि की रचनाओं में हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा होती है और उत्साहित करने का विषय होता है। इनकी भाषा शैली कैसी है, मैं प्रश्न पूछती हूँ तो सजीव और विषयानुकूल होती है। इस प्रकार आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर अपने मन में रखना होगा। मैं प्रश्न पूछती हूँ तो पूरा चित्रण यानी संक्षिप्त परिचय का पूरा चित्रण आपके मन में आना चाहिए, उसको वाक्य रूप में लिखना होगा। और इस कृति को कौन से रचना से लिया गया है, कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। यहाँ तक मैंने संक्षिप्त रूप में कविता और कवि का परिचय के बारे में, कवि के परिचय के बारे में आपको समझाया है। मैं समझती हूँ आप इसको और एक बार पढ़कर याद रखना है। तो हम अभी देखते जाएंगे, मैंने कहा मानवीयता, स्नेह भाव और क्या भाईचारे को प्रदर्शित करना है। इसी कारण से कवि एक उद्देश्य रखकर लिखते जाता है, वो क्या है मैंने समझाया। ठीक है, अभी देखेंगे कविता के बारे में। क्या है कविता में पहले पढ़ती हूँ, ध्यान इस तरफ देना होगा, ठीक से सुनना होगा, वैसे ही शब्दों का उच्चारण भी करना होगा और राग के साथ गाना भी होगा। पहले मैं ऐसे ही पढ़ते चली जाती हूँ। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता रहता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। इतनी अच्छी है,
ऐसे आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन ये शब्द जो है, शब्द का हम जो इन्होंने जोड़ा है वो आपको आकर्षित कर रहा है। मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि आप ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। और एक बार मैं पढ़ती हूँ, देखो। आज की दुनिया विचित्र नवी, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। वहां पर कामा डाला गया है, वैसे ही पढ़ना होगा। और मानव भी वही, और मानव भी वही। आप लोगों को समझ में पूरी कविता नहीं आई है, लेकिन शब्दों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझती हूँ। तो इसको राग के साथ कैसे गा सकते हैं, हम थोड़ा कोशिश करें, है ना। मुझे ठीक से गाना नहीं आता है, फिर भी मुझे जैसे आता है मैं गाती हूँ। अलग अलग राग में से आप गा भी सकते हैं। आज मैं एक राग में गाती हूँ, तो आप कल की कक्षा में क्या करना होगा, अन्य अनेक राग जो जोड़कर अलग अलग कविताएं हैं उनका राग भी जोड़ सकते हैं, या नया भी ढूंढने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे याद रखना है कविता को, तो शुरू करेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवी, आज की दुनिया विचित्र नवी, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु,
कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। पर ना यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय, पर ना यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। और मानव भी वही, 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 और मानव भी वही। ऐसे कुछ कोशिश करना होगा। ठीक से नहीं आया फिर भी आप बहुत होशियार छात्र हैं, आप और भी अन्य अनेक राग के साथ इसे गा सकते हैं। हम ऑडियो में कुछ ये आए थे मुझे रिकॉर्ड्स वगैरह, उसमें और भी एक राग में गाते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हे बंदे नर के करों में वारे विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस प्रकार भी वो गा रहे थे। आपको जैसे ठीक लगता है, सुलभ लगता है, उसे आसान लगता है, आप उस शैली को अपना कर, राग को अपना कर गाते हैं तो पूरी कविता आप कंठस्थ 5 मिनट में कर सकते हैं। इच्छा होना जरूरी है, उसमें रुचि होना चाहिए। कुछ लोग यानी संगीत को अच्छा नहीं लगता है कहने वाले बहुत कम होते हैं। जो भी क्यों न हो वहाँ पर गाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका ध्यान इस तरफ मुड़ता है, आकर्षित हो जाता है और अपने आप अपने हाथ पैर हिलाना शुरू कर देते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, ऐसे कहते जाइए, वो भी शुरू कर देते हैं ऐसा हाथ मारने के लिए, सिर हिलाने के लिए, है ना। ऐसी एक अद्भुत शक्ति संगीत में या कविता में, राग में होती है। तो आप बच्चे ऐसे ही बच्चों ऐसे गाते जाते हैं तो आराम से कविता को कंठस्थ कर सकते हैं, है ना। ऐसे मैं कह देती हूँ तो बच्चों एक कविता है, इसे कंठस्थ करके लाओ, कल बोले तो आप 1 साल हुए तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि पढ़ते जाते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे डर के घरों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। ऐसा कह देते हैं तो बिल्कुल आप नहीं सीख सकते। सच आप क्या करना होगा, राग के साथ सस्वर वाचन
आप बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे पता है। उसमें एक ठीक से गाने वाले भी होते हैं। ऐसा ही गाना है ऐसा नहीं है, लेकिन सीखने के लिए आप कैसे भी उसको उपयोग करके गा सकते हो। तो इस कविता का आशय भी हमें देखना होगा। कविता का आशय क्या है पहले पढ़ते जाएंगे और उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। इस कविता में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। इस कविता में क्या है? वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव। इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, ये साहित्य मुझे प्रिय है। मैंने कहा क्यों, मैं अभी बताती हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। वैज्ञानिक युग, आज कैसा युग है? ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗವಾಗಿದೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಮಾನವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆ ಮಾನವ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಂತವನ್ನ ಮೀರಿ ಗಡಿದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಶಯವನ್ನ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ और ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं. दिनकर ಅವರು ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ कि आज के मानव में प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करनी है. प्रकृति के हर तत्व पर ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ क्या किया है? मानव पदार्पण किया है, वहां पर कदम रखा है. वैज्ञानिक युग में आधुनिक मानव ने क्या किया है? प्रकृति के हर क्षेत्र में अपना एक नयापन दिखाया है, अपना पैर रखा है, वहां पर विजयी पुरुष बनकर आसीन हुआ है. आसीननाಗುವುದಂದ್ರೇನು? ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. हालांकि क्या हुआ है? प्रकृति के हर तत्व पर आधुनिक मानव वैज्ञानिक युग में आसीन हुआ है. उसके बाद परंतु कैसी विडंबना है ನೋಡಿ, ಎಂಥ ವಿಡಂಬನೆ ಇದು. ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना. ये यहाँ पर प्रमुख है. स्वयं को नहीं पहचाना. खुद ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂತ ಮಾತು ನೋಡಿ. ವಾವ್, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ವಿಶಾಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಕೋ ನಹಿ ಪಹಚಾನ. ನಾನೇನು, ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. बल्कि ये क्या कर रहा है? प्रकृति के हर तत्व पर अपना पैर रख रहा है और ये कह रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, हर एक क्षेत्र में मैंने विजय पाई है. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों. यहाँ क्या है? स्वयं को नहीं पहचाना. उन्होंने खुद को नहीं पहचाना बल्कि पूरे विश्व को पहचाना है. एक कैसी विडंबना है ना? ನನ್ನನ್ನು ನಾನರಿಯದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯದೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಕವಿಗಳು. परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा. ತನ್ನನ್ನ ತಾನರ್ತಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. नहीं समझा. प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है. ಇದು इंपॉर्टेंट. प्रकृति की पर विजय प्राप्त करना
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಂತ ವಿಡಂಬನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು? ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನ ತಾನರಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಬಂಧುತ್ವವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ಸಹೋದರತೆಯನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ, ಕಾಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ತನ್ನನ್ನು ತಾನರಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಂಧುತ್ವದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೇಕಿನ್ ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ ನಾವು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರವ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಮಾನವ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಸ್ನೇಹ ಕಾ ಬಾಂಧ ಬಾಂಧನಾ मानव की सिद्धि है। मानव मानव के बीच, यानी दो मानव है, उनके बीच ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂಧುತ್ವದ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ, ಸಾಧಿಸಬಹುದು. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिठाई. ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ರಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ, ದೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನ, ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಠಾನಾ ಚಾಹಿ ಅವನ್ನ ಅದ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ಬಂಧುತ್ವದಿಂದ ಬದುಕೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತಾಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಪದ್ಯದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾನವ ಮಾನವ ಕೆ ಬೀಚ್ कैसा स्नेह का बांध बांधना है. ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧುತ್ವದ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಿಜವಾದ ಮಾನವ. ಇವನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇದೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, मुझे स्वयं को मैं नहीं पहचान रहा हूँ और पूरे विश्व को पहचान रहा हूँ. ಇದು ಸತ್ಯನ ನಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನರಿಯದೆ, ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಅರಿದಂಗೆನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಜಯ ಅಲ್ಲ, ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಹೋದರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನ ಮೆರಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಗೆಲುವು ಅವನು ಸಾಧಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ಅವನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ. ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಭಾಷಾ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬರಿತಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರಂತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾರಂತೆ. ತುಂಬಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರರ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಕಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಅವನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧನದ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
कविता का विश्लेषण और कुछ अभ्यास भागों को मैं अगली कक्षा में आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब तक जो मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, पहले इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं उसे पढ़ाया है। उसके बाद कवि परिचय को संक्षिप्त रूप में समझाया है और इनकी भाषा शैली यानी साहित्य की विशेषता के बारे में, इनकी सेवा के बारे में आपको समझाया है और कविता का आशय के बारे में मैंने आपको समझाया है। उसके बाद वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव क्या कर रहा है उसका संक्षिप्त परिचय आशय के रूप में मैंने दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, अभ्यास भाग और ये कविता का विश्लेषण मैं अगली कक्षा में आपको समझाती हूँ। अब तक जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया है ऐसा समझती हूँ। इसके ऊपर और एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़कर आइए और देखिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखिए, कवि परिचय को याद रखिए। कल की कक्षा में मैं पहले पूछने के बाद भी आपको इस कविता का विश्लेषण करने जाती हूँ। धन्यवाद।